साथियों, मेहता इस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि जेपीएससी के 11 जेपीएससी का जो 7 मार्च को होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक हैं। और मैं इस तरह का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है 17 मार्च तक, तब तक मैं हो सकता है नेक्स्ट बार से मैं 50 क्वेश्चन का या फिर 100 क्वेश्चन का लेके एक साथ आऊँगा ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स से झारखंड के जेपीएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और 10 क्वेश्चन में बैंकिंग सेक्टर से भी है क्वेश्चन और इसी फाइनेंस सेक्टर से भी है। तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो फर्स्ट क्या केंद्रीय सरकार, बी भारत का औद्योगिक वित्त निगम, सी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर डी औद्योगिक विकास बैंक। समझे, भारत का औद्योगिक। तो आप जानते हैं कि जो भी ये बनाता है हमारे यहाँ क्या मौद्रिक पॉलिसी, तो कौन बनाता है, आप जानते हैं कि हमारा आरबीआई, ठीक ना। आरबीआई क्या बनाती है, मौद्रिक नीति। याद रखिएगा मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, समझे। अगर राजकोषीय नीति बोला रहता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधे इस पे जा सकते हैं, केंद्र सरकार, ठीक ना। अगर राजकोषीय नीति बोलेगा तो केंद्र सरकार, और आपको अगर मौद्रिक नीति कहा जा रहा है तो आप आ जाइएगा आरबीआई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक होता दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ए ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है, या बी ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, या सी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, या डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। तो आप जानते हैं दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं जो आसानी से, क्या होता है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से क्या हो, ये उपलब्ध ना हो, समझे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सबको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और मैं बहुत जल्द इसको कवर करने वाला हूँ। चलिए आइए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब कि कौन एक उपभोक्ता है जो पानी सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है, किस क्षेत्र में, ए अभियांत्रिकी में, बी कागज एवं लुगदी में, सी वस्त्र उद्योग में, या डी ताप शक्ति में, मतलब कि एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जैसे वस्त्र उद्योग हो सकता है, कागज या लुगदी हो सकता है, फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी। क्या होता है, ताप, मतलब थर्मल पावर प्लांट में ही इसका क्या हो जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये थर्मल पावर प्लांट का बात किया गया, ठीक। तो आप याद रखिएगा। और अगर एग्रीकल्चर होता तो आप याद रखिए, अगर इसमें से एग्रीकल्चर दे दिया जाता कृषि, तो आप निश्चित रूप से कृषि कीजिएगा, ठीक ना। जो कृषि है, कृषि में लगभग 90% कुल जल का 90% कृषि में यूज होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जा सकती है, मतलब कि इनका नियुक्ति कौन करता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब जानते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग उसे कहा जाता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सेवा लोक आयोग बनाया जाता है। ये क्या करते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति, बी भारतीय संसद, सी संघ लोक सेवा आयोग, या डी राज्य के राज्यपाल। तो अब जानते हैं कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के किस कौन नियुक्ति करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल, ठीक। आप याद रखिएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, इनके सदस्यों की, तो ये भारत के राष्ट्रपति, ठीक। देखिए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आपको इकोनॉमिक्स में सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं ना। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, तो ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, या डी बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि एसबीआई हमारा सबसे बड़ा बैंक है, ठीक ना, एसबीआई। तो आप ये सब बातें याद रखिए, ठीक ना, बैंकिंग सेक्टर से आपका एक क्वेश्चन रहता है, ठीक। देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहा, आपको कहीं पे भी मुद्रास्फीति लिखा हुआ दिख जाए, ठीक, आपको अगर ये मुद्रास्फीति आपको लिखा हुआ दिखे तो आप समझिए कि महंगाई का बात कर रहा है ना। तो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए, मतलब केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या करेगी, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी करेगी, समझे, या बी बैंकों के रिजर्व अनुपात को कम करना, सी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, और डी बैंक दर को कम करना। तो अब देखिए आपको ए और सी में ना आपको कंट्राडिक्शन दिखेगा, समझे, या ए होगा या सी होगा, या फिर वो बेचेगा या खरीदेगा, समझे।
तो आप जानते हैं कि हमें क्या हुआ, मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना होगा, मार्केट से पैसा खींच लो। तो मार्केट से पैसा कब खींचेगा अरे भाई, जब खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करेगा, बेचेगा, मतलब सरकारी बॉन्ड को बेचेगा और उसके बाद क्या करेगा, पैसा आरबीआई अपने पास रखेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है तो आप अटेम्प्ट करने का सोचिएगा, ठीक ना। सही से समझ के आप फर्स्ट देख के ये और तुरंत मत मारिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। तो आपको पूरा चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा, हो सकता है आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे ABCD पढ़ते पढ़ते आपको ऑप्शन के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ है जरूरी है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है, मतलब कौन ऐसा कारण है जिससे ओजोन मंडल का क्षरण हो रहा है, ठीक ना। ये सारा सिंपल क्वेश्चन है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या स्मोक। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 90% लोग बच्चे ये जो जानते हैं कि कौन सा है, तो आप सब जानते हैं इसका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है ये, इसका में ये हमारा ओजोन का लेयर का क्षरण हो रहा है। अब जानते हैं कि ओजोन जो लेयर का क्षरण हो रहा है तो अभी क्षतिपूर्ति हो गया, मतलब ओजोन का फिर से मोटाई वापस आ रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक। चलिए 8 नंबर, विश्व तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व गैस, मतलब विश्व तापन बोला जाए तो कभी कभी हिंदी में ना विश्व तापन लिख देगा, उष्मा तापन लिख देगा, तो इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। आप यहाँ पे ना आप इंग्लिश को जरूर पढ़िएगा, हो सकता है विश्व तापन में आप कंफ्यूजन हो जाए किस बात का कर रहा है, या उष्मा तापन भी कभी कभी बोल देता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, या बी एमोनिया तथा ब्यूटेन, सी रेडियम तथा नाइट्रोजन, या डी ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको मैं बता दूं कि ये तो सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें क्या कर देना, वृद्धि कर देना, ठीक ना। उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब देखिए कुछ है हमारा कंप्यूटर से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आईसी चिप हम लोग कहते हैं ना। आईसी चिप का विकास किसने किया था, सीवी रमन ने, जेएस किल्वी ने, या रॉबर्ट नायक ने, या चार्ल्स बेबेज ने। तो आप जानते हैं सीवी रमन तो रमन इफेक्ट किए थे, लाइट से संबंधित था। फिर अब देखिए जेएस किल्वी थे, रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज को तो हम लोग जानते हैं कि ये तो बहुत पुराना है, सबसे पहला इनको पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। अब हमारा दो में फंस रहे, तो आप जानते हैं जेएस किल्वी जो थे, जेएस किल्वी ने ही क्या किए थे, आईसी चिप का इन्होंने एक किया, ठीक ना, आईसी चिप का खोज किए थे, ठीक। तो आप ये याद रखिए, ठीक ना, आईसी चिप का। चलिए तो आप याद रखिएगा आईसी चिप का खोज किसने बनाए थे, तो जेएस किल्वी ने। और आप जानते हैं किससे बनता है, सिलिकॉन से, ठीक ना। देखिए मेगाबाइट में मापा जाता है, क्या मापा जाता है, ए भूकंप की तीव्रता, बी जनसंख्या घनत्व, सी शक्ति व्यय की क्षमता, और डी कंप्यूटर के स्मृति क्षमता। तो आप जानते हैं कभी कभी मेगाबाइट वगैरह, गीगाबाइट, जीबी, टीबी, ये सब टेराबाइट वगैरह देते रहता है। तो आप याद रखिए कंप्यूटर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी के एग्जाम में खास करके। तो आप जानते हैं कंप्यूटर की क्या है इसमें, एवं मेमोरी क्षमता है, समझे, स्मृति क्षमता। तो इस तरह प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक ना। कंप्यूटर से संबंधित है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट वगैरह, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते, कौन सा होगा, कंप्यूटर का। देखिए किस प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग किसे कहते हैं, अगर बग बोला जाए, स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, या बीएससी दोनों। तब जानते हैं अगर किसी भी कंप्यूटर में बग का शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब उसमें त्रुटियां का बात कर रहा है, अर्थात एरर का, ठीक ना। एरर को क्या कहते हैं, प्रोग्राम में एरर को ही बग कहा जाता है, ठीक ना। उसको कंप्यूटर भाषा में बग कहते हैं, नहीं एरर। और इसमें क्या होता है, त्रुटियां को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीटी बीज का संबंध किससे, तो आप जानते हैं बीटी बीज का संबंध किससे, ए चावल से, बी गेहूं से, सी कपास से, और डी तिलहन से। तो आप जानते हैं कि बीटी, आपको पता है कि चावल तो गोल्डन राइस है, इसको तो सभी लोग जानते हैं। फिर देखिए कपास को हम लोग बीटी कॉटन भी कहते हैं ना। तो हमारा एक चीज याद रखिएगा, इससे संबंधित है। तिलहन से धारा करके बनाया गया था, जिसको अभी तक मान्य नहीं दिया गया, समझे। दिल्ली के साइंटिस्टों ने मिलके क्या बनाया गया था, एगो बीटी तिलहन करके, जिसका धारा नाम से जाना जाता है, तो उसे बनाया गया था। तो उसे अभी मान्यता नहीं दिया गया खेती करने के लिए, लेकिन हाँ बीटी का कॉटन को किया जा रहा है, क्योंकि खाने का सामान नहीं है, और इसीलिए इसका हम लोग अभी मान्यता दिए हुए, ठीक, उत्पादन करने का। चलिए 13 नंबर में,
पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? ए सिक्किम। कौन है? ए सिक्किम, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी असम। तो आप जानते हैं कि सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो देश में जहाँ पे सबसे पहले जैविक कृषि किया गया, ठीक ना। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्थान कौन है? मतलब भारत को कृषि क्षेत्र में कौन सबसे अधिक वित्त देता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बी नाबार्ड, सी सहकारी समितियां और डी भारत सरकार। तो आपको बता दूं, यहाँ हो सकता है लोग को लग रहा हो भारत सरकार हो या आरबीआई हो, नहीं। सबसे अधिक भारत को कृषि क्षेत्र में वित्त देने वाला कौन सा संस्थान है? नाबार्ड, ठीक ना। नाबार्ड देता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही होता है ग्रामीण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करके, ठीक ना। ठीक है। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु निवास करता है? ए एजोटोबैक्टर, बी एनारोबिक, सी राइजोबियम और डी क्लोस्ट्रीडियम, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो जड़ों में होता है तो ये होता है कौन सा? सी राइजोबियम, ठीक ना। तो आपको बता दे रहा हूँ सी राइजोबियम होता है जो कि दलहन पौधे का, जो कि नाइट्रोजन को क्या करने में मदद करता है, जड़ों में, मतलब नाइट्रोजन को खींचने में मतलब मदद करता है, ठीक ना। ठीक है। मेन बुकर पुरस्कार के लिए किस देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मतलब कि मेन बुकर पुरस्कार, समझे, मान बुकर होना चाहिए तो मेन लिखा हुआ, ठीक ना। मेन बुकर या मान बुकर पुरस्कार किस किस देश के लेखकों पर विचार किया जाता है? ए अंग्रेजी के सभी लेखक, बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, या सी राष्ट्रमंडल के लेखक, या डी ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका के लेखक। तो अब जानते हैं मैन बुकर पुरस्कार इंग्लैंड में दिया जाता है और ये सिर्फ उन लोग को दिया जाता है जहाँ क्या उसका राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों को दिया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रमंडल वाले जो देश है, आप जानते हैं कि 54 देश अभी राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आता है, समझे, जिसको चोंगम करके इन लोग का एक समूह है वो, और आयरलैंड, इन सभी देशों का जो अंग्रेजी में जो लिखा जाता है बुक, उपन्यास या जो भी बुक है साहित्य, तो उस मैन बुकर पुरस्कार इन लोगों में से किसी एक को इस देश का दिया जाता है साहित्य को, ठीक। अब जानते हैं ये पुलित्जर पुरस्कार, ठीक ना। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पहला पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी खेल और डी उद्योग। तो जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में सिक्स जेपीएससी में। तो आपको बता दूं ये हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इस ये आप जानते हैं खेल से भी हमारा दो क्वेश्चन बोला गया कि खेल से भी पूछा जाएगा, विविध वाला अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे खेल लिखा हुआ, तो हो सकता है अगर किससे संबंधित है 29 अगस्त, ठीक ना। ए ध्यानचंद से, बी दिलीप सिंह से, फिर सी मिल्खा सिंह से, या डी सी के नायडू से। तो आप जानते हैं कि ये ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है, हमारा खेल दिवस, ठीक। देखिए, मत विलास प्रहसनम, ठीक ना, प्रहसनम, मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से संबंधित है। भारवी का, महेंद्र वर्मन का, कालिदास का, या जयसी का, डी, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं कि महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के राजा थे और इन्होंने ही क्या लिखे थे, मत विलास प्रहसनम, ठीक ना। तो आप ये याद रखिए कौन, महेंद्र वर्मन, ठीक, महेंद्र वर्मन आप याद रखिए, ठीक ना। किस वंश का थे? पल्लव वंश का, ठीक ना, पल्लव वंश के, ठीक ना। ये पल्लव वंश के थे, तो आप ये याद रखिए, ठीक। ये पल्लव वंश के थे और इन्होंने ही क्या किए थे, ये बुक का रचना किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा जाता है, ठीक। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? लॉर्ड, ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी बी आर अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। आप जानते ही है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, इसमें से बी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक। देखिए, अब कुछ हमारे पास 5 झारखंड से संबंधित करेंट है, ठीक ना। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जीबीए में 2021-22 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इसमें ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, या फिर ए और बी दोनों। तो आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का हिस्सेदारी है जीवीए में तो किसका? तृतीय क्षेत्र का, है ना। अब जानते हैं कि इसका कितना है, 21.8%, ठीक ना। और इसका है 33.3%, और इसका बोला जाता है 44 पॉइंट जो भी बच गया 6% के आसपास। तो ये इस तरह का इनका योगदान है हमारे किस में, जीडीपी में, ठीक ना, झारखंड के। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 21, 33, 44। अगर हमने इसको अगर ये 22 होता
तो हम लोग 11 का टेबल में याद कर सकते थे ना, 11 दूनी 22, 33 44, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस टाइप का योगदान है किसमें, जीबीए में, जीडीपी में। ठीक, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था। मतलब पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण में विकास दर क्या था। ये 72%, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। सी 8.2%, बी 7.26% या डी 11.02%। तो आप जानते हैं कि ये जो 21-22 में जो हमारा विकास हुआ था, तो वो हमारा हुआ था 8.2% में। ठीक ना, तो आप ये याद रखिएगा, 8.2% के दर से हमारा जो देश का जीडीपी, मतलब कि झारखंड का जीडीपी का विकास हुआ था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की नई पर्यटक नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा नई पर्यटक नीति लाया गया 2022 में, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसके बारे में बताना। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। बी 5 वर्ष तक नेट SGST में 75% का छूट, और सी 5 वर्षों तक स्टैंप ड्यूटी की छूट, और डी उपयुक्त में सभी। तो आपको ये बताना है कि नई पर्यटन नीति में इनमें से कौन सा चीज का उल्लेख किया गया। तो आपको बताता चलूं, ये सभी बातों को उल्लेख है। समझो, इस तरह क्वेश्चन बनाने का अर्थ है कि हो सकता है कोई स्टेटमेंट दे दे और हमें पता है नीति से 5 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक ना, पेपर 2 में भी और पेपर 2 में जी, मतलब कि झारखंड स्पेशल में। तो आपको पता कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर आप 10 करोड़ तक करते हैं तो उसमें से 20% सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों तक जो नेट SGST है, मतलब स्टेट का GST, उसमें 75% का छूट दिया जाएगा, और 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी का भी छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका याद रखना। ठीक, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, फिर MSME प्रोत्साहन नीति 2023। ठीक ना, फिर उसके बाद आपको बोला जा रहा है झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, और झारखंड IT डाटा सेंटर, फिर BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023, और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च किया गया। ए 15 अगस्त 2023 को, बी 15 नवंबर 2023 को, सी 30 जून 2023 को। इनमें से कोई नहीं, और मैं एक साथ सभी को दे दिया हूँ। तो आप याद रखिएगा, चाहे MSME हो या स्टार्टअप पॉलिसी हो 23 का, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति हो, या झारखंड निर्यात नीति हो। ठीक ना, तो ये सभी जो चारों है ना, वो चारों और कोई दिन नहीं किया गया है, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन में। कब किया गया, बिरसा मुंडा जी के जयंती में 15 नवंबर 2023 को किया गया। ठीक, आप ये बात को जरूर याद रखिएगा, नहीं 5 चारों मेंशन किया गया। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक ना, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति जानते हैं 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, इससे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न का लक्ष्य रखा गया। या सी, इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य है, या उपरोक्त में से डी सभी। तो आपको बता दूं, जो हमारे सरकार का लक्ष्य क्या है कि सौर ऊर्जा नीति, तो ये बिल्कुल सही है। इस तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। इस अर्थात मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, डी। इसमें क्या कह रहा है कि 4 जुलाई 2022 को, बिल्कुल ये 4 जुलाई को 2022 को स्टार्ट किया था। ठीक ना, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया। और आप जानते हैं वित्त वर्ष 5 साल के लिए लाया गया, मतलब 2026-27 तक चलेगा। और ये याद रखिएगा 4000 मेगावाट का बात किया हुआ है। किसी किसी बुक में 40,000 मेगावाट लिखा हुआ है, तो इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा। 4000 मेगावाट ऊर्जा, सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक ना, और साथ ही इनका क्या है कि 1000 सोलर ग्राम का स्थापना करना। कितना, 1000 ऐसा गांव होगा जहाँ पे सोलर ग्राम के, मतलब वहाँ पे जो भी बिजली मिलेगा सोलर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आपका सौर ऊर्जा ये नीति है 2022 में बातें की गई। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस बार एग्जाम में इससे संबंधित पूछेगा। ठीक ना, और चलिए यहाँ पे मेरा क्लास कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा लाइक कीजिए, और अगर कमेंट्स भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री से संबंधित जितनी भी मतलब कि पढ़ने की चीज़ें हैं, या जितने स्टडी मटेरियल है, सब आपको फ्री दिया जाएगा।